अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 हमास ने जो अटैक किया था इज़राइल पे, इसके बाद से जो जंग छिड़ी है तो इज़राइल हर तरफ से लड़ रहा है। इज़राइल के वेस्ट नॉर्थ में लेबनान है, साउथ में गज़ा है, फिर यमन है, ऊपर से सीरिया है, ईरान है, हर तरफ से और लड़ रहा है। बेशक इज़राइल को अमेरिका यूरोप सब साथ दे रहे हैं, लेकिन स्टिल अकेला लड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कैसा लड़ रहा है कि मतलब सबका बाजा बजाया हुआ है। जब परसों बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका आए, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से अपना जो भाषण देने लगे, तो पूरा यूएन का जो जनरल असेंबली का हॉल था वो खाली होने लगा, सब वॉकआउट करने लगे। लेकिन मज़े की बात ये बताऊं कि सब वॉकआउट करके अपने ऑफिस में जाके, जो यूएन में हर कंट्री का एक ऑफिस होता है, एक स्पेस होता है, वहाँ जाके कोई मोबाइल पे, कोई टैबलेट पे, कोई टीवी पे, कंप्यूटर पे वो देखने लगे बेंयामिन नेतन्याहू का एड्रेस। बेंयामिन नेतन्याहू ने जो मतलब वेरी एग्रेसिव स्पीच की और क्लियर अल्फाज में बताया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब 1948 से इज़राइल को सुकून से जीने नहीं दिया गया। जूडाइज़म के नाम पे जब वहाँ पे कंट्री बनता है इज़राइल, वो मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान कंट्रीज़ हैं जो, वो कहते हैं कि वो गलत था। तो फिर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान भी तो उसी साल बना था, वो क्यों सही था भाई? जबकि इज़राइल तो 2500 साल से 3000 साल से एग्जिस्ट करती थी एक कंट्री। पाकिस्तान नामी कंट्री तो कोई नहीं था, ये तो हिंदुओं का हिंदुस्तान था। तो पाकिस्तान जायज़ है, इज़राइल नाजायज़ है, ये हमेशा हमने हिपोक्रेसी देखी है। तो 1948 से सुकून से बैठने नहीं दिया। इज़राइल फ़लस्तीनी मेजॉरिटी जो हैं वो सुन्नी हैं और उनका साथ दे रहे थे अरब स्टेट। 48 की वार हो, 67 की वार हो, 73 की वार हो, इन सब में अरब स्टेट ने खुल के फाइनेंशियली और बाकी हर तरह से फ़लस्तीनियों की मदद की। और एक यूनाइटेड अरब वॉर चली थी इज़राइल के ख़िलाफ़, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वगैरह सब फिज़िकली शामिल होते थे। इराक और पैसों से सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत वगैरह सब पैसों से मदद करते थे। लेकिन लेट 70s में आके अरबों ने रियलाइज़ किया कि ये फजूल की एक जंग है, जिसने सारे अरब स्टेट्स की, जो ख़ास तौर पर रिच स्टेट हैं, उनकी प्रोग्रेस को रोका हुआ है। और ख़ास तौर पे 80s में आके जब मामलात ख़राब होने लगे और 81 से लेके 89 तक ईरान इराक वार थी, तो उस वक्त सबकी तवज्जो, सारे अरब देश की तवज्जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग पे थी, वो इराक की सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 89 के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई और 89 के बाद ये हुआ कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला कर दिया। उसको एक साजिश के तहत उस काम पे उकसाया गया और नतीजा ये निकला कि अरब में डिविजन्स आ गई और सद्दाम हुसैन को फ़लस्तीनी फुल सपोर्ट करने लगे। ख़ास तौर पे जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया और सऊदी अरब पे हमला करने की धमकी दी, तो उस वक्त फ़लस्तीनी खुल के सद्दाम हुसैन को मदद कर रहे थे, जिससे ये जो रिच अरब स्टेट्स हैं ना, वो फ़लस्तीन से पीछे हट गए। और फ़लस्तीन की वॉर को, सुन्नी फ़लस्तीन की वॉर को शिया ईरान ने अडॉप्ट कर लिया। गज़ा में हमास सुन्नी, लेबनान में हिज़्बुल्लाह शिया। बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने एड्रेस के, जो यूएन में अपना एड्रेस किया, जो अपनी स्पीच की, उसके फ़ौरन बाद वो अपने ऑफिस गए न्यूयॉर्क में इज़राइल के, और वहाँ से अप्रूवल दी साउथ लेबनान में, जो हिज़्बुल्लाह का जो हेड है, हेड क्वार्टर है, जहाँ पे नीचे सुना है अंडरग्राउंड में 14th फ्लोर पे
हसन नसरुल्ला और बाकी कमांड बैठी हुई थी ये सोच के कि अंडरग्राउंड 14th फ्लोर पे क्या कर लेगा, और ख़ास तौर पे वो था बिल्डिंगों का एक कॉम्प्लेक्स, इतनी सारी बिल्डिंगों के कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड में। इजराइल, आपको याद होगा कि पहले हमास के लिए भी यही धमकियां देता रहा कि देखो वो सिविलियन एरियाज़ में अपने हथियारों को भी छुपा के रखता है हमास, और अपने टेररिस्टों को भी हॉस्पिटलों में, रेसिडेंशियल एरिया में, तो उनको हटाओ वरना हम तबाही लाएंगे। नतीजा ये निकला कि तबाही आई। यही चीज़ फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए किया कि बार बार कहा कि देखो वो रेसिडेंशियल एरिया में सिविलियंस के दरमियान में अपने आप को सिक्योर करता है, हमें मजबूर ना करो। और आफ्टर ऑल फिर इजराइल ने जो अटैक किया तो 6 बिल्डिंगों के नीचे बंकर बस्टर बम मारे, 1 टन का टोटल बारूद वहाँ पे मारा गया है, और नतीजा ये निकला कि 6 बिल्डिंगें भी ऊपर से गिर गईं, सैकड़ों लोग मारे गए, और नीचे बंकर बस्टर में हसन नसरुल्ला मारा गया। तो अजीज़ दोस्तों, ये तो जंग है, और छेड़ी किसने थी ये सबको पता है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले इजराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप्स के बीच में एक सीज़ फायर चल रहा था। आपने वो सीज़ फायर ख़त्म किया, आपने रात अंधेरे में अचानक बुज़दिलों की तरह एक कंसर्ट पे और सिविलियंस को मारा, होस्टेजेस बनाया, 1000 लोग मार दिए, सैकड़ों लोगों को आप उठा के लेके गए। तो आप क्या समझते थे कि इजराइल खामोश रहेगा? इजराइल सारे अरब देश को मिला के, इंक्लूडिंग ईरान, एक तरफ तो इजराइल की पावर एक तरफ है, इतना छोटा ना समझें आप, इजराइल के पीछे पूरा वेस्ट है। तो नतीजा देख लें आप। और फिर हसन नसरुल्ला ईरान का बैग था। अब लोग कहते हैं हमास और हिजबुल्लाह में क्यों इत्तेहाद है अगर ये सुन्नी और शिया हैं? तो देखें, इनका एक सिर्फ कॉमन एनिमी इजराइल से जंग पे एक एग्रीमेंट था, एक अलायंस था, अदरवाइज शिया सुन्नी डिवीज़न तो मौजूद थी, और ईरान हमास को जितना सपोर्ट करता था उससे कहीं ज़्यादा हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था कि आफ्टर ऑल दोनों शिया थे। अब ये इजराइल इस जंग को डिसीजिव मोड़ पे फैसला कुन जगह पे लेके आ गया है। इजराइल ने फैसला कर लिया है कि दुनिया कुछ भी बकती रहे, मैंने वो करना है कि अब हमेशा का मसला हल करो। अब जब इसने हमास के ऊपर हमले किए गज़ा में, तो वेस्ट बैंक से, यमन से और लेबनान से हिजबुल्लाह ये सब मिलके अटैक करने लगे। इजराइल इनको छोटा छोटा जवाब देता रहा, इनके हमलों को रोकता रहा, लेकिन उसने अपनी कंसंट्रेशन रखी गज़ा पे। इसने हमास का पूरा सफाया से मतलब देखें, ये तो नहीं है ना कि सारे मर गए सारा वो, लेकिन इसने ज़्यादातर उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया, उनकी अटैक करने की ताकत को ख़त्म कर दिया, इनको तितर बितर कर दिया। इसके बाद उसने कहा कि चल भाई हसन नसरुल्लाह बहुत उछल रहा है, आ जा अब तुम्हारी बारी। फिर इसने हिजबुल्लाह के साथ शुरू किया पेजर के ज़रिए, और याद है आपको पेजर के ज़रिए 5000 हिजबुल्लाह के टेररिस्टों को नपुंसक बना दिया। किसी के हाथ चले गए, किसी की आंखें चली गईं, किसी के, मतलब 5000 टेररिस्ट कमांडर्स जो कि उस पेजर के ज़रिए काम करते थे। अब जैसे आप मिसाल है कि एक मूवमेंट है, उसका व्हाट्सएप का ग्रुप है, 5000 लोग उस ग्रुप में हैं, अचानक वो सब के सब हो जाए तो पूरा वो ख़त्म हो गया। इसके बाद वॉकी टॉकी हुआ, इसके बाद मिसाइल शुरू हुए, और फिर अब हसन नसरुल्लाह को मार दिया। अब आप देखें उसमें ईरान मुंह देखता रह गया। इराक में जनरल सुलेमानी को मारा था, फिर इसके बाद ईरान के कुछ ना कुछ होता रहा, फिर ईरानियन प्रेसिडेंट को मारा गया। इस्माइल हानिया को ईरान में मारा गया, और अब ये हसन नसरुल्लाह। हर अटैक के बाद ईरान एक ही बात कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम बदला ज़रूर लेंगे, हम अपने वक्त पे बदला लेंगे, बदला लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुमने एक अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जब ईरान का प्रेसिडेंट मारा गया था या इस्माइल हानिया पे, तुमने वो ड्रोन और ये और वो, कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा अटैक तो
हिजबुल्ला कर लेता था जितना ईरान ने किया, क्योंकि ईरान के पास कोई, एक तो वो क्वालिटी की चीज़ें हैं नहीं, दूसरा ईरान बहुत दूर है इजराइल से, रास्ते में कई कंट्रीज पड़ते हैं, वो कंट्रीज अलाउ नहीं करते ईरान को। ईरान ने जो ड्रोन और मिसाइल मारे थे इजराइल के ऊपर, वो ज़्यादातर तो जॉर्डन और सऊदी अरब और बीच के कंट्रीज ने ही रोक लिया था कि तुम हमारे एयर स्पेस से क्यों भेज रहे हो भाई। तो इस जंग में सबको पता है कि नतीजा एक ही निकलना है, लेकिन इसके बावजूद ये जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं, जो कि बहुत दुख की बात है कि हज़ारों सिविलियंस जो मारे गए ना, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्ला, हमास, ईरान, हूती, ये सब हैं। जो कि अब ये जो ट्रिपल एच है ना, हमास, हिजबुल्ला और हूती, हमास का सफाया हो गया, हिजबुल्ला का तकरीबन सफाया हो गया। हिजबुल्ला के हसन नसरुल्लाह को मारा तो इन्होंने बनाया नया लीडर हसन नसरुल्लाह की जगह, और इन्होंने कहा कि अब हिजबुल्लाह का जो नया लीडर है वो हसन खलील यासीन, वो 2 घंटे में वो भी मारा गया लेटेस्ट अटैक के बाद। तो यह है कि कंटिन्यूस इजराइल ने फैसला कर लिया कि अभी हिजबुल्ला, देखें ये जो टेररिस्ट होते हैं ना, इनको आप बिल्कुल साफ नहीं कर सकते, वो आइडियोलॉजी रह जाती है, और आइडियोलॉजी इज बेसिस इस्लाम, जिहाद, काफिरों को मारना, यहूदियों को मार दो, क्रिश्चियनों को मार दो, हिंदुओं को मार दो, वो आइडियोलॉजी जब तक बाकी है तो टेररिस्ट तो मदरसे तो हैं ना भाई, मदरसों से टेररिस्ट तो निकलते रहेंगे। अल कायदा उसामा को मार दिया तो अयमन अल जवाहिरी, तो ये तो वो, तो नतीजा क्या निकला? अल कायदा ख़त्म हो गई, एक नहीं तो दूसरे रूप में आ जाती है चीज़ें। तालिबान के ऊपर कोई 20 साल जंग करता रहा, अमेरिका जैसा सुपर पावर 30 मुल्कों की फौज लेके चढ़ा था अफगानिस्तान पे, क्या नतीजा निकला? ख़त्म हो गई तालिबान। तो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आइडियोलॉजी इज़ ऑलवेज देयर। जब तक ये आइडियोलॉजी रहेगी टेररिज्म रहेगी, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। और इस वक्त टेररिस्टों की लीडरशिप है ना, वो ईरान के पास है। अब ईरान का प्रेसिडेंट ओथ लेने के बाद जब वो प्रेसिडेंट बना, इसके बाद खामेनेई से मिला, मारा गया। इस्माइल हानिया गया, खामेनेई से मिला, अगले दिन मारा गया। हसन नसरुल्लाह खामेनेई से मिला, अब लोग खामेनेई से मिलते हुए डरेंगे। और लेटेस्ट सिचुएशन ये भी है कि ईरान की सरकार ने खामेनेई को कोई गुप्त स्थान पे छुपा दिया है। इनका यह हाल है कि इनको पता है कि अब कहीं ईरान पे ना मामला कर दे, लेकिन इजराइल बड़ी टैक्टिकली एक जंग लड़ रहा है। इजराइल ने हमास को फारिग किया, हिजबुल्लाह से फारिग होने के बाद आई एम श्योर कि वो तीसरे एच यानी हूती यमन के ऊपर शुरू होगा। और यमन पे सऊदी अरब 2-2.5 साल तक बमबारी करता रहा, कुछ नहीं कर सका। इजराइल ने अब जो करना है ना, इजराइल के पास वो पावर है कि वो दुनिया में कहीं भी किसी को भी टारगेट कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी और वो चीज़ें हैं। तो मुझे यकीन है कि अगला टारगेट अब यमन होगा। पहले ईरान के हाथ पांव सारे तोड़ के, इसके बाद फाइनली ईरान की तरफ जाया जाएगा और ईरान का भी मसला हल कर लिया जाएगा। और ऐसे में अगर अमेरिका में ट्रंप आ गया ना, क्योंकि इजराइल इस वक्त पिछले 13 महीने से 12 महीने से जो लड़ रहा है जंग, ये अगले हफ्ते 1 साल हो जाएगा। वो वेट कर रहा है कि नवंबर के इलेक्शन हो और ट्रंप जीते। अगर ट्रंप जीत गया ना, तो मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और बिन्यामिन नेतन्याहू ने जब स्पीच की यूनाइटेड नेशंस में, तो 2 नक्शे दिखा रहा था कि ये एक नक्शा उसमें ईरान का दिखाया था, दूसरी तरफ इजराइल का दिखाया था। इन दोनों नक्शों में पूरा फ़लस्तीन इजराइल दिखाया गया था, यानी फ़लस्तीन नामी कंट्री उन नक्शों में नहीं दिखाया गया था। क्योंकि अब इजराइल ने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया 2 स्टेट थ्योरी और ये और वो। कभी एग्रीमेंट हो रहा है मिस्र के साथ, 1979 में जिमी कार्टर करवा रहा है, कभी हो रहा है क्लिंटन करवा रहा है, आइज़ैक राबिन और यासिर अरफात का एग्रीमेंट, कभी क्या तो कभी क्या। किसी एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी
यहूदियों को मारना है। तो बहुत कर लिया, इज़राइल ने बहुत चीज़ें कर ली, और अब मैं समझता हूँ कि मुश्किल है कि इज़राइल अब रुके। इसके साथ ही यमन के अंसारुल्लाह ने मिसाइल मारा है इज़राइल के एयरपोर्ट पे तेल अवीव में, और ये उस वक्त मिसाइल मारा है जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क से वापस आ रहे थे। लेकिन जाहिर है वो नेतन्याहू है, इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसका हिसाब किताब पूरी सिक्योरिटी का मौजूद था। हूती वगैरह कुछ कर नहीं सके। लेकिन अटैक क्या है, अब हिजबुल्लाह से तो तकरीबन फारिग हो गया, थोड़ा सा रह गया, वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं समझता हूँ कि अब हूती पे अटैक होगा। जनरल अब्बास नीलोफरोशन ईरान का कमांडर कुद्स फोर्स का, लेबनान और सीरिया में था, जो पूरी फोर्स को चला रहा था, वो भी मारा गया इन हमलों में। और ये जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ैदी की जगह पे आया था। ज़ैदी अप्रैल 2024 में मारा गया था। ईरान के ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक ईरान के ऑफिसर्स और कमांडर का ग्रुप, जो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलोफरोशन डेप्यूटी कमांडर ऑफ ऑपरेशन, इसके अलावा एक्टिंग कमांडर कुद्स फोर्स और कई ईरानी जनरल वहाँ पे इन हमलों में मारे गए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, वैसे तो हिजबुल्लाह ने जो 1975 से 1990 तक लेबनान की जो सिविल वॉर थी, इसमें ईरान ने हिजबुल्लाह बनाई उधर लेबनान में, और हिजबुल्लाह के ज़रिए वहाँ पे एक टेरर नेटवर्क बनाया। अजीज़ दोस्तों, मैं बता दूं कि लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है ना, हिजबुल्लाह की आर्मी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी और एम्यूनेशन के हवाले से। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया की कई कंट्रीज़ की आर्मी इससे कमज़ोर हैं, और ये पनपती रही और ये पॉलिटिकल भी बनी। इस वक्त भी कई मिनिस्टर हैं लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के, और उसने कई हॉस्पिटल और कई ऐसी चीज़ें बनाई। हालांकि उन हॉस्पिटलों को और उनका सब फ़ायदा हिजबुल्लाह के लोगों को ही होता था। अब आप ये देखें कि लेबनान एक ज़माने में मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री था। ज़माने से मतलब ये नहीं है कि सेंचुरीज़ पहले, 70s तक जब हम सऊदी अरब में रहते थे, तो लेबनान का कानून था कि प्राइम मिनिस्टर अगर मुस्लिम है तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा, अगर प्रेसिडेंट मुस्लिम है तो प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन होगा। लेकिन फिर फ़लस्तीनियों का इन्फ्लक्स हुआ, ईरान का इन्फ्लुएंस बना, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होते गए। अब वहाँ पे मेजॉरिटी आज भी सुन्नी है, जो मुसलमान हैं उनमें मेजॉरिटी सुन्नी है, लेकिन ये हिजबुल्लाह वहाँ पे पावर की बुनियाद पे है। और मुसलमान चाहे सुन्नी हो या शिया हो, वो हिजबुल्लाह को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि वो इनके दुश्मन इज़राइल से जंग लड़ रहा था, जबकि पूरे लेबनान में उनकी सपोर्ट नहीं थी। और फिर जब सीरिया में अमेरिका ने अटैक किया और बशर अल असद की सरकार गिराने की कोशिश की, तो जो सीरिया के जो वो लोग थे जो बशर अल असद के ख़िलाफ़ अमेरिका यूज़ कर रहा था, उनको हमास सपोर्ट कर रहा था, जबकि हिजबुल्लाह बशर अल असद को सपोर्ट कर रही थी। तो ये यहाँ पे इन दोनों के दरमियान थोड़ा कुछ वो था, अलग अलग वो चीज़ थी, क्योंकि हमास चाहती थी कि बशर अल असद ख़त्म हो जाए और वो अमेरिकन बैक्ड ग्रुप है वो आ जाए, जबकि हिजबुल्लाह बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था। तो थोड़ा बहुत इनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ। अगेन इस हमले की वजह से हमास हिजबुल्लाह दोनों मिल गए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जंग तो अभी रुकती नहीं है, ठीक है। और इसमें चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिकन इलेक्शन, यानी नवंबर में इलेक्शन है, लेकिन प्रेसिडेंट का ओथ तो जनवरी 2025 में होगा। अगर तब तक इज़राइल ने हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों की कमर तोड़ दी ना, तो कोई मुश्किल नहीं है कि ट्रंप के आने के बाद ईरान का भी फैसला कर लिया जाए। तो लेट्स सी।
रशिया चाइना भी मुंह देख रहे हैं और इस वक्त वो नहीं चाह रहे कि इन चीज़ों में वो पड़े डायरेक्टली, अदरवाइज़ एक वर्ल्ड वार का ख़तरा है, क्योंकि वहाँ पे रशिया यूक्रेन वार भी एक बहुत ख़तरनाक फेज़ में चल रही है। तो अज़ीज़ दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इंडिया में कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और ये सब शुरू हो गए हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है या हसन नसरुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो टेररिस्ट माइंडसेट वाले लोग हैं ना, क्योंकि पूरा कश्मीर तो नहीं है, ये कश्मीर के जो मिलिटेंट्स के सपोर्टर थे, जो बुरहानुद्दीन वानी के जो माइंडसेट के लोग थे, वो तो जाहिर है फिर टेररिस्ट का भाई टेररिस्ट, तो हिजबुल्लाह का भाई ये सब हैं जो वक्ती तौर पे कश्मीर में चुपचाप बैठ गए हैं। जब कश्मीर में सख्ती से टेररिज्म को भारत की आर्मी ने कुचल दिया है तो वो चुपचाप बैठ गए हैं, लेकिन इनके अंदर वो उबाल तो आता रहता है। आफ्टर ऑल तरबियत तो उसी एक किताब के ज़रिए, उसी एक आइडियोलॉजी के ज़रिए हुई है इन सब की, उसी लाइंस पे हुई है कि हिंदुओं को मारो, यहूदियों को मारो, ये सब चीज़ें। तो फिर अज़ीज़ दोस्तों, भारत को भी अब इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। दुनिया तो देखें, आपको कभी भी, अभी भारत के खिलाफ कम साजिशें हो रही हैं। अभी एक सरतन से जुदा के चक्कर में मुंबई में आपने देखा ना कि कितने लोग आ गए। ये एक ट्रेलर है। तो भारत को भी अब सख्ती से इन चीज़ों पे सोचना होगा। दुनिया तो देखें, एक साजिश तो है ना भारत के खिलाफ, तो कुचलना ज़रूरी है इन पावर्स को। अगर आपने इनको नहीं कुचला ना तो बहुत मसला हो जाएगा। ये बुशरा शेख हैं, यहाँ पे लंदन में रहती हैं, ये हर मामले पे मतलब इनका जिहादी माइंडसेट है। हालांकि इनका लाइफ स्टाइल टोटल मॉडर्न है, लेकिन अंदर वो कीड़ा एक है। क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ लोग हैं जो इन जिहाद विहाद पे बिलीव नहीं करते, लेकिन उनका फिर वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों को उसके फ़ायदे होते हैं, इसलिए उसको वो प्रोमोट करते हैं। तो ये बुशरा शेख लिखती हैं कि ये इसराइल ने बहुत जुल्म किया है हसन नसरुल्लाह को मार के, ये वो। और इसराइल है ना, मिडिल ईस्ट में यूरोपियन कल्चर को इम्पोज करना चाह रहा है। यानी खुद यूरोप में रह रही है, लंदन में, खुद यूरोपियन कल्चर को फॉलो करती है, ड्रेसिंग में, लाइफ स्टाइल में, सब चीज़ों में। लेकिन क्या रही है, यूरोपियन इतनी बुरी है अगर यूरोपियन कल्चर, तो भाई साहब बुर्का पहनो और जाओ फिर ईरान में बैठो जाके, या पाकिस्तान में चले जाओ, अफगानिस्तान तालिबान भी तुम्हें वेलकम करेंगे। बहुत सारे तालिबान के कमांडर हैं जो तुमको बुर्का पहना के घर में बंद करके तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है। वहाँ चले जाओ। यहाँ पे यूरोपियन कल्चर को क्यों एंजॉय कर रही हो जब तुम कह रही हो इतनी बुरी है यूरोपियन कल्चर। तो अजीज दोस्तों, हिपोक्रेसी इन लोगों की कभी ख़त्म नहीं होगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।